जय हिंद, जय भारत। इंडिया ई बुक के इग्नू के मास्टर डिग्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एमकॉम फर्स्ट ईयर का पहला पेपर IBO 001 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करने से पहले क्या क्या आप लोगों को लेके आना है कलेक्ट करके एक बार एक नज़र देख लेते हैं। आप अपना पेन, पेंसिल, रफ कॉपी और मार्किंग, नोटिंग जो भी आपको ज़रूरत लगे आप कलेक्ट कर लीजिए। और इस सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं। IBO 01 में आप लोगों को इग्नू की तरफ से 5 बुक मिला है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 करके हर एक ब्लॉक में 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर ऐसा यूनिट करके है। चैप्टर नहीं, यूनिट। तो हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। क्या क्या है इसमें? यूनिट 1 में आप लोगों को क्या मिलेगा? यूनिट तो आप अपना किताब खोल लीजिए। तो ब्लॉक 1 में IBO 01 का ब्लॉक 1 में 4 यूनिट है। यूनिट 1 जो कि है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वाला यूनिट का कक्षा आज हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। और दूसरा यूनिट जो है रिकार्डियन एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, एंड तीसरा यूनिट है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो कि हमारा बजट में आप लोगों ने सुना है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है सब। और चौथे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो आप अपना अपना स्टडी मटेरियल्स इग्नू का निकाल लीजिए। उस अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं हो तो भी आप वीडियो क्लास एक बार कर लीजिए, बाद में आपका स्टडी मटेरियल जब आएगा तब आप देख लीजिएगा। तो क्या क्या है इस यूनिट 1 के? इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड रिलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, बीकॉम में भी पढ़ा। इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्या है, फॉरेन एनवायरनमेंट क्या है और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा होगा। तो रिलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एनवायरनमेंट। फॉरेन एनवायरनमेंट का जो जो कंपोनेंट्स है उसका एनालिसिस होगा। उसके बाद जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बस यही है हमारा यूनिट 1 का टोटल सिलेबस। तो हम लोग आज का कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो इससे पहले हमारा आज रात 10 बजे हमारा वीकली करंट अफेयर्स जो आज शाम से ही शुरू हो रहा है, तो वो ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में आप लोग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो अपना करंट अफेयर्स है उसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को एनालिसिस मिलेगा। और ये वीकली सीरीज़ होगा, हर संडे 10 बजे आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो। और साथ ही साथ इस वीडियो का व्हाट्सअप में जाके नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा वहाँ पे, गूगल ड्राइव का लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए PDF फाइल। आप खुद मतलब PDF करंट अफेयर्स का नोट बनाना नहीं पड़ेगा, इस वीडियो का नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप लोग देखिए 9401756220 इंडिया ई बुक का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। आप उसमें जाके कैटलॉग में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पहला टॉपिक ब्लॉक 1 का पहला इंट्रोडक्शन। क्या है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस क्या है? बिजनेस एक्चुअली है सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, इसे बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स व्हेन दिस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। जब बिजनेस एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल होता है तब उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। While doing business within one's own country, one is familiar with the most of the environmental factors and is readily able to cope
with them. But the task of managing international business is not that is easy. Because of operating environments which are unfamiliar and different from the domestic environment, one needs to be extra careful and vigilant to these environmental differences. These variations may need adaptation for business success. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम लोगों को पहले बिजनेस का बारे में समझना पड़ेगा. बिजनेस क्या है? कुछ काम करना, सेट ऑफ एक्टिविटीज करना विथ रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो उसको जब इंटरनेशनल काम के लिए करते थे उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. Because of environmental differences, business strategies that are successful in one nation might fail miserably in other countries. Foreign market operations, therefore, require an increased sensitivity to the environmental differences and adoption of business strategies to suit the differing market situations. Concept and relevance of international business environment. An international business environment refers to the surroundings in which international companies run their businesses. तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट वो एरिया है जहाँ पे कोई कंपनी अपना पूरा बिजनेस का प्रचार प्रसार करता है. उसका एरिया आप मान लीजिए टाटा कंपनी को, तो टाटा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एमएनसी, ऑल ओवर वर्ल्ड में टाटा ग्रुप काम करती है. तो उसका पूरा एरिया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड का जिस जिस देश में टाटा ग्रुप है उस एरिया का एनवायरनमेंट जो है वही टाटा का एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है. Therefore, it is mandatory for the people at the managerial level to work on the factors that comprise of international business. तो कुछ फॉर्म्स दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देखिए साइड पे. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकते हैं. कैसे? मतलब 5 यहाँ पे लिस्टेड है. क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बाहर से आता है इंडिया पे, या इंडिया एक्सपोर्ट करता है या इंडिया पे इंपोर्ट होता है, तो ये वाला भी एक रूट है जिससे वो बिजनेस एनवायरनमेंट का फॉर्म्स है ये वाला. उसके बाद दूसरा लाइसेंसिंग, कोई मतलब रशियन कुछ कंपनी का वो रशियन कोई कंपनी है वो इंडिया को कुछ लाइसेंस दिया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा उस चीज़. उसके बाद फ्रेंचाइजिंग बिजनेस भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है. कुछ फॉरेन बिजनेस मतलब जैसे आप कैफ़े कॉफ़ी डे या फिर KFC ये वाला फॉरेन है, उसका फ्रेंचाइजी इंडिया में है. उसके बाद जॉइंट वेंचर, अमेरिका और इंडिया मिलके या फ्रांस और इंडिया मिलके कुछ बना रहे हैं, इस फॉर्म को जॉइंट वेंचर बोलते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ में सुना है. FDI वो चीज़ होता है जहाँ पे विदेश से कोई डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन कंपनी पे. तो अभी तो आप लोगों ने सुना है डिफेंस में भी FDI आ गया है इंडिया पे. तो इसके बारे में हम लोग बाद में हमारा अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे. तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है माइक्रो एनवायरनमेंट और क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. माइक्रो एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द नियर बाई एनवायरनमेंट अंडर विच द फार्म ऑपरेट्स. एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद, उसके बाद उसका सप्लायर, उसका कस्टमर, उसका मार्केट, इंटरमीडिएशन मतलब जो चैनल है बीच का, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब रिटेलर, ये सब इंटरमीडिएट. उसके बाद कस्टमर या कंज्यूमर एटसेट्रा, इसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं. तो अभी देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है. मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द जनरल एनवायरनमेंट दैट कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस. तो ये वाला डायग्राम आप एक बार देखिए क्या क्या है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन पूरा बीच में है और उसके बाद वाला जो दायरा है वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पूरा एरिया है. माइक्रो एनवायरनमेंट में स्टॉक होल्डर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, कम्युनिटीज, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप. मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर है एक नज़र देख लेते हैं. पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी फोर्सेस, सोशियो कल्चरल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, एनवायरनमेंटल फोर्सेस. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट. डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं क्या है कि इंडिया का
जो एनवायरनमेंट है या किसी कंट्री का, किसी डोमेस्टिक एरिया का, जिस कंट्री में वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉरेन एनवायरनमेंट मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ जो रिलेशन क्रिएट करके अपना बिजनेस चला रहे हैं उसको फॉरेन एनवायरनमेंट कहते हैं, उस एनवायरनमेंट को। और ग्लोबल एनवायरनमेंट मतलब पूरा ओवरऑल जो बिजनेस का ग्रुप अपना अपना बिजनेस चलाते हैं हर किसी एरिया में, पूरा ग्लोब लेके, उसी ग्लोबल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल्स। Another way of understanding various factors constituting international business environment is to divide the various factors into three broad categories. तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है डोमेस्टिक, उसके बाद है फॉरेन, उसके बाद है ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो एक एक करके देखते हैं डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्या है। द टर्म डोमेस्टिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द स्पेस वेयर occupants live and correlate with socio-cultural and environmental factors that may affect their health and well-being. तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्या है? जो एरिया, जो स्पेस और एरिया जहाँ पे ऑक्यूपेंट मतलब कोई मतलब बिजनेस इंडिविजुअल या फार्म या ऑर्गेनाइजेशन कुछ बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए, जैसे मतलब पकड़ लीजिए, मतलब रिलायंस अपना जियो का सर्विस पूरा इंडिया में प्रोवाइड कर रही है, तो रिलायंस जियो के लिए अपना एरिया पूरा इंडिया है, इंडिया का पूरा एनवायरनमेंट या पूरा इंडिया का सोशियो कल्चरल इफेक्ट कैसा है। मतलब अभी आईटी के रिलेटेड इंडिया बहुत एडवांस हो रहा है, तो अभी बहुत लोग मतलब नेट से, इंटरनेट से, गाँव गाँव में दूर दूर के लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, तो अभी उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में तो वो जो एरिया है उसको ही डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं। रिलायंस जियो के पर्सपेक्टिव में उनका जो एरिया है कस्टमर का, पूरा इंडिया, रूरल से लेके पूरा इंडिया कवर करना, तो वो एरिया को डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। उस एरिया का जो भी एनवायरनमेंट है उसका सोशियो कल्चरल, एनवायरनमेंटल सभी फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एनवायरनमेंट। फॉरेन एनवायरनमेंट है जहाँ पे फैक्टर्स और फोर्सेस जो अपना बिजनेस को मतलब इम्पेक्ट करते हैं। Foreign environment means the factors and forces operating in a foreign country or countries with whom a firm in domestic economy wants to have international business. Foreign environment consists of political environment, socio-cultural environment, economic and financial environment. ये वाला फॉरेन एनवायरनमेंट का टॉपिक हम लोग इसमें पूरा इलाबोरेटली पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चैप्टर में हम लोग फॉरेन एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट encompasses broad worldwide environmental factors that are beyond the scope or control of any community or nation. ग्लोबल एनवायरनमेंट मतलब क्या है? पूरा वर्ल्ड का एनवायरनमेंट जो किसी एक देश या एक कम्युनिटी कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेशन, इमेज फ्रॉम जेम्स बोगन एट क्रिएटिव कॉमन्स, क्लाइमेट चेंज जब होता है तो कोई एक देश कंट्रोल कर सकता है क्या? जैसे क्लाइमेट का मीटिंग होता है वो 1992 में रियो सबमिट हुआ था जेनेवा में, ब्राज़ील का जेनेवा में, वहाँ पे डिसाइड हुआ था क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। वर्ल्ड में पहली बार जो क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड का, इससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। इंडिया ने मतलब उसके बाद लास्ट क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ, तो इंडिया ने लास्ट रिसेंट में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना है शायद करंट अफेयर्स का, जो इंडिया ने पहले 250 तक बोला था, अभी इंक्रीज करते करते 2070 में इंडिया कार्बन जीरो, क्रेडिट जीरो कर देगा कार्बन इमिशन 2070 तक। रिसेंट न्यूज़ पे आया था, बहुत हॉट टॉपिक था। तो वही बात है, जैसे एनवायरमेंट कुछ भी या सर नेचुरल डिजास्टर, ये भी एक एग्जांपल है ग्लोबल एनवायरनमेंट का। हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई एक देश नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सुनामी आता है, बाढ़ होता है, ये सब। मास कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस जैसे अभी चल रहा है, अभी करंट में रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, अभी कौन सा मोड़ लेगा पता नहीं इसका। तो ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में तो आप लोग समझ गए, बस इतना ही, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोगों का। इस कक्षा का मतलब इस यूनिट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, उसका डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? When a firm decided to enter into international business, it faces two major decision problems. One, in which markets to select, और second, how to enter into those market. दो मेजर प्रॉब्लम हम आता है इंटरनेशनल बिजनेस में, जो कौन सा मार्केट सिलेक्ट करे और कैसे उस मार्केट में एंटर करे। जैसे पकड़ लीजिए
स्टारबक्स, आप लोगों ने नाम सुना है, जो टाटा के साथ कॉफ़ी का एक मतलब ब्रांच है स्टारबक्स बोल के। तो उसका अभी गुवाहाटी आसाम का कैपिटल वहाँ पे भी आ गया है, इसका पूरा इंडिया में है। पहले पहले बार महाराष्ट्र में आया था स्टारबक्स, टाटा के साथ इंडिया में उसका डील हुआ। तो स्टारबक्स कॉफ़ी तो फॉरेन का कंपनी है, उसने चूज़ किया मतलब इंडिया का महाराष्ट्र, यहाँ पे भी उसका लोकेशन सेट करना है। तो वो वाला पहला ही प्रॉब्लम है, कौन सा मार्केट को सिलेक्ट करना है, यही एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अभी के दिन में पूरा वर्ल्ड का नज़र इंडिया के ऊपर है, इंडिया में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, तो इंडिया एक बहुत अच्छा बिजनेस हब है पूरे वर्ल्ड के लिए। उसके बाद उस मार्केट में एंटर कैसे करें, ये भी एक चिंता की विषय है। तो both these decisions are strategic in nature and are greatly influenced by environmental forces. Farms select those countries as their target markets which have sufficient market potential. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपनी मतलब यहाँ पे फार्म्स मतलब स्टारबक्स पकड़ लीजिए या कोई फॉरेन का कंपनी जैसे गूगल पकड़ लीजिए, कोई भी जो मतलब अपना देश में आने वाला है और मतलब उस मार्केट जिस मार्केट में आने वाला है उस मार्केट का पोटेंशियल कैपेसिटी कितना है, कितना चलेगा यहाँ पे। अगर इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बेचना है वो प्रोडक्ट चलेगा क्या यहाँ पे, उस मार्केट पोटेंशियल को देखते हैं, उस मार्केट पोटेंशियल सफिशिएंट है क्या। उसके बाद मार्केट पोटेंशियल इन टर्म depends upon the geographic, economic and cultural environments prevailing in the foreign countries. Demand for fans, for instance, will be more in countries which are geographically located in hot zones and where per capita income is high enough for the people to afford purchase of fans. Besides climate and sufficient income, electricity should be available to make the fans workable. तो यहाँ पे फैन का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन में जहाँ पे मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे फैन ज़्यादा बिकता है, पकड़ लीजिए। गर्मी ज़्यादा जहाँ पे होता है वहाँ पे फैन ज़्यादा बिकता है। तो इसके लिए जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब गर्मी, क्लाइमेट, तो पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है ना। इसके बाद और एक कंडीशन जैसे पकड़ लीजिए इंडिया, तो इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है। तो इंडिया का किसी एरिया को आप पकड़ लीजिए, मतलब हाँ कौन सा एरिया में कौन सा चीज़ ज़्यादा बिकेगा आप समझ जाएंगे। मतलब जियोग्राफिकली आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जियोग्राफिकली एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने से आप समझ जाएंगे कौन सा एरिया का कौन सा लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। जैसे मतलब आप मिडिल इंडिया में जाइए, ज़्यादातर लोग वेज ही खाते हैं, तो वहाँ पे मछली नहीं चलती है। लेकिन मछली का अगर KFC का कुछ मछली का आइटम हो या कुछ भी कंपनी का मछली का आइटम हो वहाँ पे नहीं बिकेगा, तो रेदर वेस्ट बंगाल में मछली का आइटम ज़्यादा बिकेगा। तो ऐसा ही बात है इंडिया में, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत मतलब इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे फैन का एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए और गर्मी का मतलब गर्मी ज़्यादा होने से उस एरिया में फैन के मार्केट के लिए वो एरिया अच्छा है। नेक्स्ट, once firm identifies countries which market potentials, it needs to decide as to what mood it should use for entering into those markets. तो जब कोई मतलब पता लगा लिया पोटेंशियल उस मार्केट का, क्या सामान वहाँ पे बिकेगा, उसके बाद कैसे उस मार्केट में एंटर करना है, ये वाला बात सोचने का है। तो वो वाला कंपनी डिसाइड करेगा कैसे किस तरीके से मार्केट में घुसना है। तो बहुत सारा तरीका है कि घुसने का, फ्रेंचाइजी दे के भी घुस सकता है या इंडिया के कोई कंपनी से जॉइंट वेंचर करके भी घुस सकता है। उसके बाद FDI के रूट में भी घुस सकता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी घुस सकता है। तो बहुत सारा फर्म से हम लोगों ने पहले देख लिया। तो नेक्स्ट, ए वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस सच एज एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडियरीज एब्रॉड आर अवेलेबल टू फर्म। जैसे कि बताया, firm's actual choice of market entry is influenced by a variety of environmental factors. जो एंट्री करते हैं फर्म वो वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके वो वैरायटी सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस होता है यहाँ पे। उसके बाद डिसाइड करते हैं कैसे एंटर करना है, कौन सा मूड अच्छा रहेगा, कौन सा देश है, उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, सभी चीज़ देख के किसी फॉरेन मार्केट में मतलब एंटर करते हैं। Environmental forces play an equally important role in shaping a firm's functional and tactical decisions. What should be the scale of production? Should the firm employ labor or capital intensive techniques? How to finance firm's foreign operations? Answers to this and other questions require in-depth analysis. इन-डेप्थ एनालिसिस ही करना पड़ेगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उन लोगों का आंसर ढूंढना पड़ेगा, कितना प्रोडक्शन चाहिए उस कंट्री में, कितना एम्प्लॉयमेंट लेबर लगाना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, क्या क्या टेक्निक यूज़ करना है, कैसे फिनांस कराना है,
मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से रेज करना है, शेयर इशू करना है या कुछ डेप्ट लेना है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, शायद इन वाला शेयर डेप्ट वाला टर्म्स आप लोग पहले से ही जानते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बताने नहीं चाहते। आप लोग हम पकड़ लेते हैं कि आप सभी ने बीकॉम ही कर रखा है, तो शेयर डिबेंचर्स उसके बारे में आपका काफ़ी नॉलेज होगा। तो आंसर्स टू दिस एंड अदर क्वेश्चंस रिक्वायर इन डेप्थ एनालिसिस। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए इन डेप्थ एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। Firms needs to screen the foreign country environments and accordingly decide about the best course of action in each country. It may be pointed out here that environmental analysis is important not only for the firms entering into the foreign markets for the first time, but it is also important for the firms already in international business. जैसे कि पहली बार एंट्री करने के समय ही एनवायरमेंट को स्कैनिंग करना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन करना पड़ता है एनवायरनमेंट को। फार्म अगर कोई फॉरेन कंट्री में मतलब इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना मतलब प्रोडक्शन रखेगा, कितना सेल, कितना फिनांस लगाने वाला है, क्या प्रोजेक्ट फर्दर क्या करने वाला है, उसके लिए भी उसको कॉन्टिन्यूसली एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। अगर कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट एनालिसिस नहीं हुआ तो अच्छा डिसीजन नहीं आएगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बेंट इंक्रीज नहीं होगा, जो बिजनेस का मेन मोटो है वो फुलफिल नहीं होगा। Since environmental conditions change over time, farms need to continuously monitor changes in the environment and make suitable changes in their decisions. Next topic है हमारा एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एनवायरनमेंट। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था 3 पार्ट में, क्या क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है ब्रॉड कैटेगरीज में, उसके बाद फॉरेन एनवायरनमेंट है, उसके बाद है ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फॉरेन एनवायरनमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे। फॉरेन एनवायरनमेंट वाज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस एज कंसिस्टिंग ऑफ जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, फिनेंशियल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल फोर्सेस। ए फार्म नीड्स टू एग्जामिन these components of the environment for each one of the foreign countries in which it operates. तो क्या क्या कंपोनेंट्स है एक नज़र देख लेते हैं। जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये वाला मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए भी, जो वेरियस कंपोनेंट्स फॉरेन एनवायरनमेंट क्या है उसका वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, और पार्ट क्वेश्चन है, आपको इस आंसर करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। पार्ट क्वेश्चन स्कोरिंग होता है, पर पार्ट क्वेश्चन जब भी आता है तो आप उसका कंपोनेंट्स का नाम याद रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और खुद भी लिख सकते हैं एग्जाम में। कोई रट्टाफिकेशन का ज़रूरत नहीं है ये वाला सवाल लिखने के लिए। तो पहला जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या है हम लोग देख लेते हैं। जियोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एनवायरनमेंट and refers to a country's climate, topography, natural resources, and people. Everyone engaged in the international business must have some knowledge of geographic features of the foreign country, as this influence the nature and characteristics of a society. इसका एग्जाम्पल मैं एक इजी एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग का अंडरस्टैंड इजीली समझ जाएंगे। पकड़ लीजिए साइबेरिया, रशिया का वो वाला पार्ट जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ठंडी पड़ती है, वहाँ पे इंडिया का एक फ़ैन बिजनेसमैन, पकड़ लीजिए रिलायंस, मुकेश अंबानी को मतलब ख्याल आया फ़ैन का कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जियो फैंस। तो जियो फैंस उन्होंने शुरू किया। फ़ैन मतलब जो ठंडी हवा देती है वो वाला फ़ैन आप लोगों के घर में है ना, तो वो वाला फ़ैन का बिजनेस, वो का आउटलेट मतलब इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेल मार्केट करने के लिए साइबेरिया में किया। तो तभी क्या होगा, बिकेगा क्या फ़ैन वहाँ पे साइबेरिया में, इतनी भयानक ठंडी है वहाँ पे, फ़ैन का कोई ज़रूरत है क्या वहाँ पे। तो जियोग्राफी बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब अगर जियोग्राफिक लोकेशन हम लोग डिसाइड करना ही पड़ता है कोई भी बिजनेस सेटअप करने के पहले। जो इंडिया मतलब गर्मी है यहाँ पे फ़ैन बिक जाएगा जियो का फैंस, लेकिन साइबेरिया में तो नहीं बिकेगा। वही बात ये मतलब बताना चाहता है वाला लाइन। तो नेक्स्ट है डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस बाइज नेमली रेन, स्नोफॉल, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा गिव राइज टू डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे जहाँ पे रेन होता है वहाँ पे मतलब छतरी अम्ब्रेला ज़्यादा बिक जाएगा। जहाँ पे मतलब बर्फ़ गिरता है वहाँ पे क्या, वो जो ज़्यादा मोटा मोटा बर्फ़ का कोट आता है वो सब बिकेगा। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब कंट्रोल करता है पूरा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे चलेगा डिपेंड करता है, उसका डिमांड भी उसके ऊपर मतलब उसका
और क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेघालय जिसका कैपिटल शिलोंग है, वहाँ पे मतलब बहुत सारा लाइमस्टोन मिलता है जो कि रॉ मटेरियल्स है मतलब सीमेंट बनाने का। तो उस एरिया में बहुत सारे 15 से 20 सीमेंट फैक्ट्री होंगे इंडिया का, मतलब उसमें वो आपका अल्ट्राटेक या बहुत बड़े बड़े टॉपसेम और बीबीसीएल, उसके बाद डालमिया, मतलब बहुत सारे 10 12 15 20 तो ऐसे कॉमन होंगे। लुमसुलुंग बोल के एक एरिया है, वहाँ पे इतना सारा सीमेंट फैक्ट्री है क्योंकि बस रॉ मटेरियल्स पास में है, वही एक ही चीज़ है इसका। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल एनवायरनमेंट। तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट comprises द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, द लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? द नेचर एंड स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दर्शाता है, वही है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद देखेंगे फिनेंशियल एनवायरनमेंट। द फिनेंशियल एनवायरनमेंट इज एन इकोनॉमिक सेटअप दैट ब्रिंग्स टुगेदर द पीपल दैट हैज शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड द पीपल हु हैज सरप्लस फंड्स। इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है? फिनेंशियल मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, फिनेंशियल मार्केट्स, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो financial environment is a part of an economy with major players being firms, investors, and market. Essentially, this sector can represent a large part of the well-developed economy as individuals who retain private property have the ability to grow their capital. तो नेक्स्ट हमारा है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? जो हमारा वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स और लाइफस्टाइल को दिखाता है, वही सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है। तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पॉपुलेशन. Its influences on an organization are directly related to people and their preferences. The sociocultural environment impacts on organizations in terms of type of products and services they offer, what markets they serve, where and how they produce, and how they sell their products and services. तो क्या क्या इसका फैक्टर्स है, एक नज़र देख लेते हैं. फैक्टर्स which affect social and cultural environment are below: attitude of people, demographic factor, religion, education, social responsibility, taste and preference, income and lifestyle, health and safety factor, natural factor, family, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एटसेट्रा. तो हमारा नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो कि है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इम्पेक्ट करता है? Political environment is the state, government, and its institutions and legislations, and the public and private stakeholders who operate and interact with or influence the system. The political atmosphere should be good and very stable for a firm to operate successfully. अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो किसी कंट्री का, देश में कोई इंसर्जेंसी है या कोई सिविल वार जैसा कुछ चल रहा है जो गवर्नमेंट फॉर्म है, उसे मतलब लोकल पीपल नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा अगर कंडीशन किसी देश में हो, उसका इकोनॉमी में मतलब वो पॉलिटिकल ऐसा कुछ एनवायरनमेंट हो, तो उसका मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा. वहाँ पे कोई फार्म मतलब बिजनेस करने के लिए राजी नहीं होगा. जैसे पहले पहले नॉर्थ ईस्ट में मतलब बहुत सारे कंपनी नहीं जाते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था वहाँ पे बिजनेस करने के लिए. या अभी भी मतलब झारखंड के कुछ एरिया है, नक्सल का प्रॉब्लम है, वहाँ पे मतलब कोई नहीं जाता है जब इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस का मतलब सेटअप नहीं डालता है. तो बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलिटिकल इशू. तो पॉलिटिकल कोई इशू के लिए भी डिपेंड करता है उसका मार्केट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है उस एरिया का मार्केट. इफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर स्टेबल एंड बेटर, देन बिजनेसेस वुड get impacted in a positive way and vice versa. Changes in government often results in changes in policy. जैसे कि हर 5 साल में अगर गवर्नमेंट चेंज होगा, इस साल कांग्रेस, इस साल बीजेपी, उस साल बीजेपी कांग्रेस, ऐसा अगर करता रहे, अगर लॉन्ग स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट, तो उसका गवर्नमेंट का पॉलिसी भी चेंज होगा, तो उस पर के उसका भी इम्पेक्ट आएगा बिजनेस पे. तो गवर्नमेंट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. स्टेबल गवर्नमेंट जब भी स्टेबल होता है तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आते हैं. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैन बी of utmost importance for a business. How a government make policies and what kind of an economic measures it takes can determine the success or a failure of a business. Promoting a particular kind of business
can lead to increased revenues of industries and players in that sector, but can lead to losses for others. Government also considers all these risks and effects because the sudden of prolonged changes to the political environment can lead to impact on GDP, matlab gross domestic product, and overall economy. The other important aspect in the foreign investment and companies in a country. If political environment is not good for foreign investment, then it can lead to loss of internal business and investments indirectly affect domestic players. So overall political environment should be stable and change as per market demand or for safeguarding interests which are suitable for overall stabilization and growth of economy. नेक्स्ट हमारा है लीगल एनवायरनमेंट. लीगल मतलब आप लोग समझ गए, जिसे कानून बोलते हैं. द गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मतलब कौन सा पार्टी रूल कर रहा है गवर्नमेंट को. तो अगर गवर्नमेंट को जो रूल कर रहा है वो वाला पार्टी चेंज हो गया, उसका वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. और लीगल एनवायरनमेंट वही प्राय मतलब सिमिलर ही है, जैसे जो वाला गवर्नमेंट जो रूल बना रहा है वही है लीगल एनवायरनमेंट. लीगल मतलब यहाँ पे जो रूल फ्रेम कर रहा है गवर्नमेंट, इसके बारे में बोल रहा है. द गवर्नमेंट इन एवरी कंट्री रेगुलेट्स द बिजनेस अकॉर्डिंग टू इट्स डिफाइंड प्रायोरिटीज. लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट्स. द लॉज व्हिच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट. सुनिए एक बात, लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दोनों कनेक्टेड है. मतलब जब आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलेगा तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ ऑटोमेटिक लीगल एनवायरनमेंट भी आ जाता है. कैसे आता है? जहाँ पे एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट सिलेक्ट होता है, वो कोई कानून लाता है. जब भी वो कानून इंप्लीमेंट होता है देश में, तो वो वाला कानून ऑटोमेटिक लीगल एनवायरनमेंट ही है बिजनेस के लिए. और जो गवर्नमेंट है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है. तो इन एवरी कंट्री the government regulates business activities. These regulations of government are considered as legal environment. In practice, legal and regulatory goes hand in hand. The limits of business operations are decided by regulatory environment, and this is also called legal environment. Some of the government acts and government policies कुछ दिया गया है नीचे, कौन सा एक्ट बिजनेस को रेगुलेट कर रहा है, एक नज़र देख लीजिए आप. जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 में था. इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो और भी एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टॉपा जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंडियन स्टाम्प एक्ट, डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, बहुत सारे ऐसे एक्ट है गवर्नमेंट है. उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसी भी है. कुछ पॉलिसी हम देख लेते हैं क्या क्या है. एग्रीकल्चरल पॉलिसी, FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी. इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने बहुत सारा नाम सुना है. तो लीगल एनवायरनमेंट यहाँ पे खत्म. नेक्स्ट हमारा है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अभी के लिए. तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी इम्पेक्ट करता है हमारा बिजनेस को. जैसे कि समझते हैं इसके बारे में. गोइंग कंसर्न अबाउट द इकोलॉजिकल, अभी बहुत मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत मतलब इम्पैक्ट बढ़ा है इसका. ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग. इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज ए रिसोर्स फॉर बिजनेस. गुड मार्केटर्स नीड टू बी सीन नॉट टू हार्म इट. जो अच्छे मार्केटर्स है वो लोग इसको मतलब हार्म नहीं करेंगे इकोलॉजी को बैलेंस्ड करके लेके जाएंगे. कोई मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, मतलब इकोनॉमी को हार्म मत कीजिए. सोशल मतलब एक बिजनेस अगर खड़ा किया आपने, तो उसका सिर्फ मतलब प्रॉफिट कमाना मेन बिजनेस नहीं है. मेन मोटो उसका क्या है? प्रॉफिट कमाना है क्या सिर्फ? साथ में एनवायरनमेंट से लेके सभी का ख्याल रखना है. तभी तो एक बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिया में भी बहुत सारा एक्ट है उसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत सारा फाइलिंग भी करना पड़ता है इससे रिलेटेड. जो हमारा टाटा ग्रुप है वो अपना CSR बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है. तो आप देखिए एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है हमारा टाटा ग्रुप. तो उनका एक कमेंट्री का लाइन है, उनका वेबसाइट से लिया गया है. एनवायरनमेंट के बारे में, वी नो द बिजनेस कैन प्ले ए मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर प्लेनेट. दैट इज व्हाई टाटा ग्रुप कंपनीज एक्टिवली एंडेवर टू कंजर्व एट रिस्क स्पाइसेस एंड सेफगार्ड श्रिंकिंग हैबिटेट्स एंड फ्रेंगाइल इकोसिस्टम. तो बहुत सारा मतलब इंडिजिनस जो है हमारा यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस का इंडिजिनस एक लिस्ट आता है. उसमें बहुत सारा मतलब जंतु जो मतलब अभी बहुत कम हो गए, रेयर से रेयरेस्ट हो रहे, तो उनको मतलब रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए टाटा ग्रुप अपना मतलब इन्वेस्ट करते, बहुत सारे मतलब कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं इकोसिस्टम के लिए. ये सब इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट
आपके द्वारा ही किया जाता है। तो एक एरिया का अगर इकोलॉजी अच्छा नहीं हुआ किसी एरिया का, तो वहाँ पर बिजनेस भी अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा आज की कक्षा का यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ, जो आज रात से हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू होने जा रहा है, तो इसमें आप लोग जुड़ जाइए। आज रात 10 बजे से शुरू होगा हमारा वीकली करंट अफेयर्स, जिसका आप लोगों का पीडीएफ में भी नोट्स मिलेगा। पीडीएफ का नोट डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपना हमारा व्हाट्सएप का कैटलॉग में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा इस मतलब जो करंट अफेयर्स का क्लास होगा उसका नीचे गूगल ड्राइव का कमेंट सेक्शन में उसका नीचे गूगल ड्राइव का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग उस वाला लिंक से वो करंट अफेयर्स का सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।